ये कहानी शुरू होती है सुशीला निवास से, जहां सुशीला अपनी बड़ी बहू अनु, पति और 2 बेटों के साथ रहती थी। भरा पूरा परिवार, खानदानी काम और अच्छी खासी प्रॉपर्टी, सब कुछ था सुशीला के पास। अब कुछ बाकी था तो सिर्फ एक काम, अंकित की शादी। हाथ में पूजा की थाली लिए अपने घुटनों के दर्द से परेशान सुशीला अपने घर पहुंचती है। हाय राम, मर गई रे। अरे बेटा जरा सहारा लगा, मेरे घुटने, हाय हाय परेशान हो गई हूँ घुटनों के दर्द से। तो इन्हें खोल कर रख क्यों नहीं देती सुशीला जी अब? छी 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 छी, राम राम, जिनके घुटने अलग हो जाते हैं उनसे पूछे, आप तो बस बोल देते हैं। किसी के घुटने अलग नहीं होते मम्मी जी, पापा मजाक कर रहे हैं। आप ही क्या, 55 की उम्र में आपके शरीर का ये हाल है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द अंकित की शादी कर दीजिए। शादी में आपको भी तो कितनी रस्में करनी होगी, पैरों में ताकत तो होनी चाहिए कि नहीं। बात तो ठीक कह रही है मम्मी अनु। अरे क्या ठीक कह रही है, तू भी तो नहीं सुनता। कितनी बार कह दिया मेरे घुटने का ऑपरेशन करवा दे, पर नहीं, तुझे तो जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकालनी। 24 घंटे ऑपरेशन का गाना गाती है ना मम्मी आप, तो सुनिए, वो विनोद अंकल नहीं थे, उनके घुटनों का ऑपरेशन करवा कर आया है प्रेम। पहले तो वो लड़खड़ा कर चलते थे, अब तो चल ही नहीं पा रहे। क्या? हाँ, करवा दो ऑपरेशन, फिर ये जो थोड़ा बहुत चल रही है ना अब, वो भी दुश्वार हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, आप ना दर्द की दवा खाओ और अंकित की शादी की तैयारियों में लग जाओ। कोई घर है क्या आपकी नज़र में तो बताइए। मैंने तो अभी देखना शुरू नहीं किया है, अब देखता हूँ, तू भी देख प्रज्वल। और ये बात सुनते ही अंकित के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो सीधा छत पर भागता है और अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा को कॉल लगाता है। स्नेहा, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे तो लगता है अब हम दोनों को एक दूसरे के बारे में अपने अपने घरों में बता देना चाहिए। मैं कल आ जाऊं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। अरे अरे, इतनी जल्दबाजी क्या है अंकित तुम्हें? मैं अभी किसी कमिटमेंट में नहीं आना चाहती। तो मैं अपने घर वालों को लड़की देखने के लिए मना कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना, वरना उन्हें शक हो जाएगा। देखने दो ना उन्हें लड़की, कौन सी लड़की एक बार में फाइनल हो जाएगी। और अगर रिश्ता फाइनल होने लग जाए तब तुम मुझे बता देना, तब मैं अपने परिवार वालों को मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर भेज दूंगी। और बिना कुछ सोचे समझे अंकित स्नेहा की बात को मान लेता है। यहाँ स्नेहा और अंकित मिलते जुलते रहते और वहाँ अंकित के परिवार वाले उसके लिए लड़कियों का रिश्ता लाना शुरू कर देते हैं। हेलो स्नेहा, आज मेरे लिए ना 5 लड़कियों की तस्वीर आई है। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझे नहीं देखनी वो तस्वीर है। एक काम करो, तुम 5 के बायोडाटा मुझे भेज दो, उसमें से एक मैं सजेस्ट कर दूंगी, तुम उसी से मिलने के लिए हाँ कर देना। वैसे भी कौन सा तुम्हें उससे शादी करनी है। और स्नेहा मेहर नाम की एक लड़की का बायोडाटा पसंद करके अंकित को उसी से बात आगे बढ़ाने को कहती है। अंकित वैसा ही करता है। अंकित के परिवार वाले मेहर के परिवार वालों से मिलने जाते हैं। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। जीते रहो बेटा। हम सब तो मिलते रहेंगे। मैं कहती हूँ अब हमें मेहर बेटी को बुला लेना चाहिए, दोनों लड़का लड़की आपस में मिल ले तो अच्छा रहेगा ना। यहाँ मेहर को बुलाया जा रहा था तो वहाँ अंकित की हार्ट बीट धक 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 बढ़ती जा रही थी। तभी उसके फ़ोन पर स्नेहा का मैसेज आता है। आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तुम भी मूव ऑन कर लो और अब मुझे कभी कांटेक्ट मत करना, गुड बाय। स्नेहा का मैसेज देखते ही अंकित के पैरों के नीचे से ही ज़मीन खिसक जाती है। मेहर जैसे ही अंकित के सामने आती है वो कहता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा, तू लड़के से बात तो कर ले पहले। बातों में क्या रखा है सुशीला जी, लड़के ने लड़की को पसंद कर दिया, बस हो गया। अंगूठी कहाँ है, मैं अभी सगाई करूँगा। और मेहर के मुंह से बिना एक शब्द सुने ही अंकित उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है और दोनों की सगाई वहीं हो जाती है। अपने दिल पर जख्म लिए अंकित ज़्यादा देरी ना करते हुए 20 दिनों के अंदर ही मेहर से शादी कर लेता है। पर उसे कहाँ पता था कि एक धक्का खाने के बाद दूसरा बड़ा धक्का उसका इंतज़ार कर रहा था। शादी करके मेहर अपने ससुराल आ जाती है। घर आते ही अपने सामने अपनी बुआ सास को देखकर मेहर कहती है, इस दरवाजे से आप अंदर कैसे आई बुआ जी? पहले सुना था कि भगवान चाहे तो पहाड़ भी छोटी सी सुरंग से गुजर सकता है, पर आज देख भी लिया। अरे सुशील, ये तेरी बहू क्या बकवास कर रही है? नहीं नहीं बुआ जी, आप समझी नहीं। वो क्या है ना, मेहर को इस तरह की कहावतों में बात करने की आदत है। इस बात में 2 बातें हैं।
पहले ये कि हमारे घर का दरवाज़ा इतना छोटा है और इतना पुराना कि उसे मरम्मत की ज़रूरत है। फिर भी पूरी की पूरी बारात इस दरवाजे से अंदर आ गई और घर आते ही सबसे पहले महर की नज़र आप पर पड़ी तो वो आपको भगवान मानकर ये कह रही थी कि भगवान चाहे तो पहाड़ भी सुरंग पार करा सकता है। बाप रे बाप, कितनी गहरी बात कर दी तूने महर। जो इतनी समझ ना रखता वो तो तेरी बात सुनकर अभी कलेश ही कर देता। नहीं बुआ जी, मैंने वो नहीं कहा। भाभी आप ना समझी नहीं। अरे तुझे क्या पता तूने क्या बोला क्या नहीं, चल 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 जा कमरे में जा। हाँ, और इस तरह अनु बिगड़ी हुई बात को संभाल लेती है। अगली सुबह घर की नई बहू महर सूट पहनकर कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देखते ही घर पर आए हुए सारे मेहमान बातें बनाना शुरू कर देते हैं। ये क्या भाभी, बहू को समझाया नहीं है क्या कि कायदे कानून जैसी भी चीज़ें होती है। शादी हो गई है अब उसकी, कम से कम 1 हफ्ता तो साड़ी पहनती, उसके बाद जो पहना है पहने। पर ये नहीं, ये तो दूसरे दिन ही सूट पहन कर आ गई। भगवान जाने हफ्ते भर के बाद क्या करेगी। वही ना भाभी, माना लड़की में समझ अच्छी है, पर ये क्या हरकत हुई। अरे भाई, अदाएं दिखानी है, मॉडर्न बनना है तो वो पति के साथ कमरे में जो कपड़े पहनना है पहनो, लेकिन यहाँ सबके सामने ये सब करने की क्या ज़रूरत है। इस बारे में मुझे तो कुछ भी पता नहीं है दीदी, आप रुकिए, मैं बहू से बात करती हूँ। और आवाज़ देकर सुशीला अपनी बहू महर को बुलाती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? ये क्या है बहू, तूने सूट क्यों पहना है? मुझे पता था, इसीलिए आप मुझे बुला रही होंगी। मम्मी जी, सास का तो काम ही होता है कमी निकालना। कोई सास अपनी बहू को नज़र उतारने तो बुलाएगी नहीं, तो आप उनसे अलग कैसे हो सकती है। वैसे मैं बता दूं कि सगाई के बाद ही मैंने अंकित को मैसेज किया था कि मैं शादी के बाद खुद की मर्ज़ी के कपड़े पहनूंगी, जिस पर उन्होंने ऐसे रिप्लाई किया। और आप जानती होंगी आजकल का मतलब हाँ होता है। अब मैं चाहती तो जीन्स भी तो पहन सकती थी ना, पर नहीं मम्मी जी, मेरे संस्कार ना बहुत ऊंचे हैं और उन्हीं को मद्देनज़र रखते मैंने 1 पीस नहीं पहना। वरना इतने लोगों के आने के बाद हॉल में जितनी गर्मी हो रखी है ना ऐसे में तो कोई भी बॉक्सर ही पहन कर निकले। बाप रे बाप सुशीला, ये तो तेरे मुंह पर जवाब दे रही है। सवाल जवाब देने लायक हो तो जवाब दिया जाए ना। हाँ, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ आंटी जी, मैं तो बस सच कह रही हूँ। किसी के पीछे जाकर उसकी 10 चुगलियाँ करने से तो अच्छा है ना जो है सामने बोलो। हाँ, मुझसे ये लुका छुपी का काम नहीं होता भाई। और महर के साथ बाकी औरतों की बहस जैसे ही बढ़ने लगती है, अनु हड़बड़ाती हुई वहाँ आती है और बात को संभालते हुए कहती है, ये महर और इसके मुहावरे आप भी ना नहीं समझी मम्मी जी। महर क्या करिए, इसका ये मतलब हुआ कि पति के आज़ादी देने के बाद भी महर ने सूट पहना। क्यों? क्योंकि शादी के बाद पत्नी को पति का भी तो देखना पड़ता है ना। उसे भी तो इस बात की टेंशन होगी कि साड़ी पहनूंगी तो कहीं पति नाराज़ ना हो जाए, और हॉट पैंट पहन लिया तो सास। ऐसे में एक अच्छी बहू क्या करती है, आप ही बताइए सुषमा आंटी। बीच वाला रास्ता निकालती। तो वही तो किया मैंने, और जवाब भी नहीं दिया बेचारी ने आपको। नहीं भाभी, वो अरे तुझे कहा ना किचन में जा, चल। हाँ, इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और महर की ज़बान खुलती जाती है। एक रात के खाने में क्या बन रहा है बहू? एक काम कर बहू, कुछ हल्का बना ले, आज सभी का पेट खराब है। तेरे पापा जी तो सुबह से 8-10 बार बाथरूम जा चुके हैं। आज तो खाना ही नहीं बनेगा मम्मी जी। अब शादी खाना बनाने के लिए थोड़ी ना किए मैंने। 8-10 दिन जो अच्छी बहू बनने का ड्रामा करना था कर दिया मैंने। अब जिस दिन मुझे खाना बनाने का मन करेगा मैं खाना बनाऊंगी। अभी ना मेरा मन खाना बनाने का बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम सब बाहर खाना खाने चलते हैं। हाँ हाँ अनु, अब भी बोल ले कि महर कुछ और कहना चाहती है। मम्मी जी हर बार तो इसे बचाती रहती है। देख रही है कैसे ये मेरे मुंह पर चीज़ बोलना सीख गई है। अब नाराज़ क्यों रही है मम्मी जी? मैं तो सच कह रही हूँ। मुझे ना ये लुका छुपी नहीं आती। जो है सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो रखो सामने, कोई 19-20 नहीं। अरे पर किसी का इंसल्ट करने और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में फ़र्क होता है। अरे इंसल्ट तो वो होता है ना जो पापा जी आपकी करते हैं भैया। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ये हुआ जो मैंने अभी कहा, वरना मेरा मकसद इंसल्ट करना ही होता। तो क्या मैं आपको ये नहीं कह देती कि देखिए आप मेरे जेठ कम ससुर ज़्यादा लगते हैं? पर क्या कभी मैंने ऐसा कहा? कहा क्या ना, आप भी बताइए ना। ये सुनते ही अनु अपने माथे पर हाथ मार लेती है। महर की ज़ुबान ऐसी हो गई थी कि वो सभी के मुंह पर उनका इंसल्ट कर देती थी। ऐसे ही एक रोज़ सुशीला की सहेलियाँ उसके घर आई हुई थी और आपस में अपनी अपनी बहुओं की चुगली कर रही थी। तभी रसोई से महर बाहर निकल कर आती है और कहती है, चुप क्यों हो गई आंटी जी? चालू रखिए ना चुगली। मैंने सुन लिया आप सब मिलकर मेरी चुगली कर रही थी ना मेरी सास से। पर कोई बात नहीं,
अब सभी के गैर मौजूदगी में मेरी सास भी मेरे साथ आप लोगों की चुगली तो करती है। खैर, मैं इसलिए यहाँ आई थी कि आपको बता दूँ कि ये चौथा पकौड़े का प्लेट आप लोग हजम कर चुके हैं और पिछले 2 घंटे से हॉल का एसी चल रहा है। बिजली का बिल आएगा तो वो मेरे पति को भरना पड़ेगा, है ना? तेरी बहू की इस जबान के कारण हम तेरे घर किट्टी करना नहीं चाहते। ले जी आंटी जी, अब तो नाराज होगी। मैंने गलत ही क्या बोला? जब भी हम आपके घर आते हैं आप भी तो अपनी बहू के साथ मिलकर कुनूर कुनूर करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी के मैयत पर आ गए हो, और वो भी तब जब खाने में आप हमें 1 समोसा देती है, वो भी 5 रुपए पीस वाला। उस हिसाब से मैंने आपको फिर भी 150 रुपये के पकौड़े तो खिला दिए। इसी बीच अंकित अपने घर आता है और महर की बातों को सुनकर कहता है, मैं कुछ नहीं कहता महर, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। हद होती है किसी चीज़ की। मेहमान नवाजी तक नहीं आता क्या तुम्हें? महर की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आंटी जी। अब समझ में आया, जब हम तुझे देखने आए थे तो तूने मौन क्यों धारण किया हुआ था, क्योंकि अगर तू बोलती तो ये रिश्ता तो होता ही नहीं। इसीलिए समधन जी भी हड़बड़ी में रही। अच्छा चूना लगाया तेरे घर वालों ने हमें बहू। अगर मेरे घर वालों ने चूना लगाया है फिर तो आपने डिस्टेम्पर लगाया है मम्मी जी। मर्सिडीज बताकर ऑल्टो जैसा पति थमा दिया मुझे। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक रात अंकित महर से कहता है, मैं जो अंदर हूँ सो बाहर हूँ, कोई पर्दा नहीं, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये 100 बार कह चुकी हूँ, और इस बार ऐसा मत कहना, क्योंकि कल रात खाने पर बॉस आने वाले हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो अपना मुंह बंद रखना, और अगर कुछ बोलने का मन भी करे तो मुंह बंद करके मन में ही बोल लेना, क्योंकि अगर बॉस का मूड ऑफ हो गया तो मेरा जीवन नर्क बन जाएगा और ये तुम्हारा ऑल्टो जैसा दिखने वाला पति 2 लाख का ऑटो बन जाएगा। अच्छा बाबा, अच्छा, कुछ नहीं कहूँगी। अगली सुबह अपनी समझदारी दिखाते हुए घर की बड़ी बहू अनु सुबह से ही मेहमानों के आने की तैयारी में लग जाती है। घर के पर्दे, सोफे का कवर बदलने से लेकर खाना बनाने तक का काम अनु ही देखती। रात को बॉस ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। आइए सर, आप ही का इंतज़ार था। पिछले 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। कितना झूठ बोलते हो तुम अंकित। अब बिल्कुल सही कहा महर ने, 1 घंटे से नहीं पूरे 1.5 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा है अंकित। आइए सर। और प्रज्वल बात को संभाल लेता है। आगे जाकर बॉस खाने की टेबल पर बैठते हैं और अनु उन्हें खाना परोसती है और खाने के साथ सभी की बातें शुरू हो जाती है। मेरी वाइफ के जाने के बाद मेरी लाइफ का बस एक ही सहारा है, मेरी बेटी प्रिया। बिल्कुल मुझ पर गई है। आप पर कैसे जाएगी सर? ये तो अडॉप्टेड है ना? ये क्या कह रही हो महर तुम? अरे अंकित, तुमने ही तो बताया था कि बॉस की वाइफ बॉस को छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो फादर नहीं बन सकते थे। फिर बॉस ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बच्ची गोद ले ली। ये वही है ना सर? 10th हो गया क्या उसका? व्हाट? डैडी, मुझे तो इस घर में आना ही नहीं था। आप मुझे यहाँ मेरे इंसल्ट कराने के लिए लेकर आए हैं। मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। आई हेट यू डैडी, आई हेट यू। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये बात मुझे ऐसे पता चलेगी। ये कहकर 15 साल की प्रिया गुस्से में रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकित ये सब अपने घर में बताने की? ऑफिस तुम काम करने आते हो या मेरी लाइफ का मसाला लेने? यू आर फायर्ड। कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर बॉस अंकित को काम से निकाल देता है। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक? यही चाहती थी ना तुम महर? बोलो, और जोर जोर से बोलो, चीखो और सभी के सामने उनकी सच्चाई रखो। पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? अब मायके से लेकर आएगी क्या बहू पैसे? तुम्हारी तो नौकरी गई, और जिस हिसाब से बॉस इस घर से गए मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें दोबारा काम पर रखेंगे। ये कोई बात होती है किसी के बारे में बोलने की? आप समधन जी को फ़ोन लगाइए, सुशीला जी। अब तो मुझे लगता है ये सब मेरी ही गलती है, जो मैं तुम्हें हमेशा बचाती रही। महर, जबान ही लोगों को हमारा दोस्त बनाती है या फिर हमारा दुश्मन। हमारे घर कोई भी गेस्ट नहीं आना चाहता। मोहल्ले की कोई भी औरत तुम्हारे रहते हम लोगों से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारी ज़बान ही ऐसी। और आज तुम्हारी ज़बान ने तुम्हारे पति की नौकरी भी छीन ली। किसे समझा रही है भाभी आप? इससे कोई फर्क नहीं है। कल से मैं कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाऊंगा तो ये भी मेरे साथ वहां बैठकर लोगों में बुराई निकालेगी और उनके चेहरे पर बताएगी, क्योंकि इनका मन तो साफ है जी। शादी के वक्त अगर मैं इतना डिस्टर्ब ना रहता तो कभी ऐसी लड़की से शादी ना करता। पर कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में सुख ना हो उसे कभी सुख मिल ही नहीं सकता। और सभी के इतने ताने सुनने के बाद महर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे नहीं पता था भाभी की जो मन में आया वो बोलना कभी इतना घातक भी हो सकता है। मुझे तो लगा था कि मैं सच कह रही हूँ, पर आपने ठीक कहा। इसी बोले से हम किसी को दुश्मन बनाते, किसी को दोस्त। वही सामान आपके पास है, वही सामान मेरे पास।
यहाँ सब आपकी इज्जत करते, आपसे बात करना चाहते, और मुझसे कोई मुंह नहीं लगता। यहाँ तक कि मेरी इस आदत के कारण आज अंकित की नौकरी भी चले गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं खुद आपकी बहुत से माफ़ी मांगूंगी। इतनी बड़ी गलती करने के बाद ही सही महर को समझ में आ जाता है कि मुंह फट होना और बदतमीज़ होने में ज़रा सा ही फ़र्क होता है, और आगे से वो अपनी जेठानी की तरह ही सोच समझकर चीज़ें बोलने की आदत डाल लेती है।